जय हिंद बेटा। आज हम समझेंगे यहाँ पर क्लास 10th की साइंस और साइंस का चैप्टर नंबर 3। चैप्टर नंबर 3 में देखेंगे बेटा, हम यहाँ पर पार्ट 1 को कंप्लीट कर लिए थे। आज हमारा चैप्टर 3 का पार्ट 2 है, तो ध्यान से समझेंगे सभी स्टूडेंट और जुड़ जाएंगे बेटा आज की क्लास में। यहाँ पर देखेंगे, चलिए तो सामने समझते हैं बेटा। चैप्टर का नाम सबको पता है, धातु और अधातु। धातु अधातु वाले चैप्टर में हमने पार्ट 1 कंप्लीट कर लिया था और पार्ट 1 में हमने देख लिया था धातु क्या है, धातुओं के गुण, भौतिक गुण और रासायनिक गुण तक कंप्लीट कर लिया था, एकदम कंप्लीट डिटेल डिस्कस किया था। आज जो हमारा टॉपिक होगा माय डियर, वो होगा अधातुओं के भौतिक गुण से। तो ध्यान से नजर सामने सभी बच्चों की और जुड़े रहेंगे क्लास में बेटा, और सेशन को शेयर कर देंगे सभी स्टूडेंट। चलिए तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं एकदम बिंदास तरीके से। तो देखेंगे बेटा धातुओं के भौतिक गुण क्या हैं, नजर सामने होनी चाहिए सभी बच्चों की। चलिए सबसे पहला पॉइंट है हमारा यहाँ पर अधातुओं के भौतिक गुण। अधातुओं के भौतिक गुण में सबसे पहला पॉइंट क्या कह रहा है बेटा, अधातुएं चमकदार नहीं होती हैं, इनमें खुद की चमक नहीं पाई जाती है। ओके, हमने धातुओं में आपको बताया था धातुएं चमकदार होती हैं और उनमें खुद की चमक पाई जाती है, लेकिन अधातुएं चमकदार नहीं होती हैं और उनमें खुद की चमक नहीं पाई जाती है। दूसरा पॉइंट बेटा, अधातुएं तन नहीं होती हैं, अधातुओं को तानेंगे तो तनेंगे नहीं, टूट जाएंगी बीच से। जैसे हमारा पेन देख रहे हैं, ये अधातु है, यहाँ पर इसके अंदर जो मैग्नेट लगी हुई है वो एक अलग चीज है, बाकी इसका जो फ्रेम है वो अधातु है। अगर हम इसे खींचेंगे तो ये तनेगा नहीं बल्कि टूट सकता है। तो इतनी बात समझ गए यहाँ पर। तो अधातुएं तन नहीं होती हैं। तीसरा पॉइंट है बेटा, अधातुएं कठोर नहीं होती हैं। अधातुएं कठोर नहीं होती हैं, मुलायम होती हैं, ये बात याद रखना। अधातुओं में आघात वर्धीनता नहीं पाई जाती है। आघात वर्धीनता का मतलब हम आपको समझा दिए थे। आघात वर्धीनता का मतलब है कि अगर हम अधातु को पीटें और पीटने पर एक पतली चादर बनाना चाहें तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। ये किन में पॉसिबल है, तो ये बेटा धातुओं में ही पॉसिबल है, ये बात आप याद रखना। तो अधातुओं में आघात वर्धीनता नहीं पाई जाती है, क्योंकि इनको पीटने पर पतली चादर में बदला नहीं जा सकता है। ओके, पांचवा पॉइंट है, अधातुएं ठोस, द्रव तथा गैस तीनों अवस्थाओं में पाई जाती है। अधातुएं जो होती है बेटा वो ठोस अवस्था में भी होती हैं, द्रव अवस्था में भी और गैस अवस्था में भी उपलब्ध होती हैं। आगे अधातुएं विद्युत की कुचालक होती हैं, ये बात आप याद रखना। अधातुएं जो होती हैं माय डियर वो विद्युत की कुचालक होती हैं, लेकिन जो धातुएं होती हैं वो विद्युत की सुचालक होती हैं। अधातुएं विद्युत की कुचालक होती हैं। इसमें ऐसी कुछ अधातुएं होती हैं जिनके बारे में डिटेल डिस्कस करेंगे कि जो अधातुएं होने के बावजूद भी विद्युत के गुण प्रदर्शित करती हैं। इन सारी बातों को आगे डिटेल डिस्कस करेंगे। तो चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं बेटा यहाँ पर अधातुओं के रासायनिक गुण। अभी हमने समझे यहाँ पर भौतिक गुण, अब हम समझते हैं यहाँ पर रासायनिक गुण। वीडियो को पोस्ट कर देना बेटा। चलेंगे बेटा यहाँ पर देखेंगे। अब नेक्स्ट पॉइंट टॉपिक हमारा क्या है, अधातुओं के रासायनिक गुण। सबसे पहला रासायनिक गुण में ऑक्सीजन के साथ अपक्रिया। बेटा ध्यान से समझेंगे, जब कोई अधातु ऑक्सीजन के साथ क्रिया करती है तो क्या करती है, यहाँ पर समझेंगे एग्जाम्पल में बेटा। जब कोई धातु, पहले मैं आपको एक छोटा सा पॉइंट बता दूं जिसे आपको माइंड में रखना है और उसी हिसाब से रिएक्शन करनी है, ठीक है बेटा। जब कोई अधातु है, जब कोई धातु ऑक्सीजन से क्रिया करती है तो बेटा क्या बना लेती है, तो याद रखना अम्लीय या उदासीन ऑक्साइड बना लेती है। क्या बना लेती है, ऑक्साइड बना लेती है। ये आपको बात याद रखनी है, ठीक है बेटा। ऑक्साइड, अम्लीय या उदासीन ऑक्साइड बना लेती है। ओके, एक मिनट। ऑक्साइड, अम्लीय या उदासीन ऑक्साइड बना लेती है। वीडियो को पोस्ट करना। तो बेटा क्या बनाती है यहाँ पर, अम्लीय या उदासीन ऑक्साइड बनाती है। जैसे मैं रिएक्शन के माध्यम से आपको समझाऊं बेटा, यहाँ पर कोई आप अधातु ले लो, जैसे हमने कार्बन बेटा एक अधातु ले लिया। क्या ले लिया माय डियर, कार्बन एक अधातु ले लिया, और कार्बन की रिएक्शन हमने किससे कराई बेटा, तो ऑक्सीजन से कराई। तो यहाँ पर प्राप्त हो गया हमें CO2। मतलब यहाँ पर जो बेटा ये CO2 है, ये जो हमें कंपाउंड प्राप्त हुआ, ये हमें ऑक्साइड के रूप में प्राप्त हुआ और इसे कहेंगे बेटा अम्लीय ऑक्साइड। क्या इतनी बात समझ गए सब बच्चे, अम्लीय ऑक्साइड। ओके, इस प्रकार बेटवा अम्लीय या उदासीन ऑक्साइड प्राप्त होते हैं। और भी आप बता सकते हैं, सल्फर की रिएक्शन अगर बेटा ऑक्सीजन से कराएं, सल्फर की रिएक्शन अगर ऑक्सीजन से कराएं तो क्या प्राप्त होगा, SO2 मतलब सल्फर डाइऑक्साइड। ये कार्बन डाइऑक्साइड है,
इसका तो नॉर्मली सब बच्चे नाम जानते ही हैं, कार्बन डाइऑक्साइड CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। और ये क्या बेटा, सल्फर डाइऑक्साइड। ओके, तो इतनी बात आप याद रखेंगे। रिएक्शन आपको समझ में आ गया होगा कंप्लीट। अब नेक्स्ट समझते हैं बेटा जल से अभिक्रिया किसकी, तो अधातुओं की। बेटा याद रखना, अधातुएं जो होती हैं वो जल से क्रिया नहीं करती हैं, ये बात आप माइंड में बिठा लेना बेटा। सामान्यतः अधातुएं जल या भाप के साथ अभिक्रिया नहीं करती हैं। जैसे मैं आपसे कहूं बेटा, हमारे पास कोई अधातु है कार्बन, और इसकी क्रिया हम जल से करा रहे हैं, तो रिएक्शन ही नहीं होगी, मतलब कोई कंपाउंड ही प्राप्त नहीं होगा, कह देंगे बेटा नो रिएक्शन। क्या कह देंगे माय ब्रदर, नो रिएक्शन। आराम से समझ गए। जब कोई अधातु जल या भाप के साथ क्रिया करती है तो रिएक्शन ही नहीं होती, अर्थात अभिक्रिया होती ही नहीं है। आराम से, कोई दिक्कत यहां तक। चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा बेटा यहाँ पर पॉइंट नंबर 3, क्लोरीन के साथ अभिक्रिया। बेटा अब हम समझेंगे अधातु की क्लोरीन के साथ अभिक्रिया किस प्रकार होती है। तो यहाँ पर लाइन लिखी हुई है, एक उसे पढ़ लो ध्यान से। अधातुएं क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करके सहसंयोजी क्लोराइड बनाती हैं। अधातुएं जो होती हैं वो क्लोरीन के साथ क्रिया करती हैं और सहसंयोजी क्लोराइड बनाती हैं। क्लोराइड सामान्यतः जल में अघुलनशील होते हैं, मतलब घुलते नहीं है। अगर जो क्लोराइड हमें प्राप्त होंगे और उनको जब जल में घोला जाएगा तो वो बेटा घुलेंगे नहीं, इसलिए यहाँ पर एक शब्द लिखा है अघुलनशील। मतलब जो सामान्यतः क्लोराइड होते हैं वो जल में कैसे होते हैं, अघुलनशील होते हैं, और ये विद्युत का संचालन नहीं करते हैं। बेटा जो क्लोराइड होते हैं, जो अधातुओं से रिएक्शन करके क्या बना लेते हैं, सहसंयोजी क्लोराइड बना लेते हैं, तो वो जो क्लोराइड हैं वो अघुलनशील होंगे किसमें बेटा, जल में, और ये विद्युत का संचालन नहीं करते, मतलब विद्युत का चालन नहीं करते हैं। इतनी बात समझ में आ गई। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको यहाँ पर समझाऊं, एग्जाम्पल के तौर पर ध्यान से समझना। मैंने क्या कहा बेटा, जब कोई अधातु बेटा क्लोरीन से क्रिया करेगा, Cl2 से क्रिया करेगा, तो यहां पर बनाएगा अधातु क्लोराइड, मतलब उपसहसंयोजी क्लोराइड बना लेगा। क्या बना लेगा भाई, तो उपसहसंयोजी क्लोराइड बना लेगा। इतनी बात समझ रहे हैं। जैसे रिएक्शन की तरह देखें यहाँ पर, रिएक्शन के हिसाब से तो रिएक्शन क्या होगी बेटा, यहाँ पर एग्जाम्पल तो देखेंगे। हमारे पास कोई, मान लेते हैं क्या है बेटा, यहाँ पर एक अधातु है कार्बन ले लेते हैं, और भी बहुत सारे हैं, और इसकी रिएक्शन करा देते हैं बेटा किससे, तो Cl2 से। यहां पर प्राप्त हो जाएगा माय ब्रदर CCl2। क्या प्राप्त हो जाएगा, तो CCl2 प्राप्त हो जाएगा। ये बताइए क्या ये बिल्कुल सही है रिएक्शन, क्या ये सही है, तो एकदम रिएक्शन सही नहीं है। सही करने के लिए इसे हमें बैलेंस करना पड़ेगा, और बैलेंस करने के लिए 2 का मल्टीपल करेंगे, और जब बेटा यहाँ 2 का मल्टीपल होगा तो बेटा यहाँ पर भी बेटा 4 लगेंगे, क्योंकि क्लोरीन के अणु कितने हैं, तो 4 हैं। ये बात आप याद रखना। मतलब यहाँ पर क्या प्राप्त हो जाएगा, CCl4। क्या प्राप्त हो जाएगा बेटा, CCl4, और इसका नाम क्या होता है, कार्बन टेट्राक्लोराइड। कार्बन टेट्राक्लोराइड, ओके, कार्बन टेट्राक्लोराइड। इतनी बात समझ गए। तो ये जो कार्बन टेट्राक्लोराइड है बेटवा, इसी को बोलेंगे हम उपसह संयोजन। ये जो लिखा हुआ है सहसंयोजी क्लोराइड, सहसंयोजी क्लोराइड यहाँ पर प्राप्त हो जाता है, जो कि जल में घुलनशील नहीं होता है, और यहाँ पर बेटा ये विद्युत का चालन नहीं करता है। कोई दिक्कत यहाँ तक, आराम से समझ गए। जब कोई अधातु क्लोरीन के साथ क्रिया करती है तो सहसंयोजी क्लोराइड बनाती है, और वह विद्युत का चालन नहीं करती है, और जल में उसे घोलें तो घुलती नहीं है। ठीक है, यहाँ तक कोई क्लियर बेटा, कोई दिक्कत, आराम से समझ गए। अब नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं, नजर सामने होनी चाहिए। देखेंगे चौथा पॉइंट है बेटा यहाँ पर अम्लों के साथ अभिक्रिया। तो अम्लों के साथ अभिक्रिया कैसे है सर, यहाँ पर देखेंगे बेटा अम्लों के साथ रिएक्शन। अम्लों के साथ अभिक्रिया, बेटा अम्लों के साथ अभिक्रिया, अधातुएं तन अम्लों के साथ अभिक्रिया नहीं करती हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है बेटा, जो अधातुएं होती हैं वो तन अम्लों के साथ अभिक्रिया नहीं करती हैं, और न ही हाइड्रोजन गैस विस्थापित करती हैं। क्या समझ में आ रहा है सभी स्टूडेंट्स को, बेटा जो अधातुएं होती हैं वे तनु अम्लों के साथ क्रिया नहीं करती हैं,
और न ही वो हाइड्रोजन गैस विस्थापित करती हैं। लेकिन जो हमारी धातुएं थी वो तनु अम्लों के साथ क्रिया कर रही थी और हाइड्रोजन गैस को बाहर निकाल रही थी, मतलब मुक्त कर रही थी। ठीक है, तो याद रखना धातुएं बेटा जी धातुएं जो होती हैं वो तनु अम्लों के साथ क्रिया भी करती हैं और हाइड्रोजन गैस मुक्त भी करती हैं। लेकिन यहाँ पर अधातुएं तनु अम्लों के साथ क्रिया नहीं करती हैं और नहीं हाइड्रोजन गैस को मुक्त करती हैं। सही है, यहाँ तक कोई दिक्कत? तो जैसे एग्जाम्पल में हम समझेंगे बेटा, अगर कोई हमने अधातु लिया, याद रखना ये पॉइंट, कोई अधातु लिया और बेटा किसी अधातु की हमने तनु अम्ल के तनु अम्ल से क्रिया कराई, तनु अम्ल, ठीक है, कोई अधातु लिया और उस अधातु मतलब किसी अधातु की, नमस्कार, तो बेटा यहाँ पर अधातु जब किसी तनु अम्ल के साथ क्रिया करता है तो क्या बना लेता है, यहाँ पर मतलब रिएक्शन ही नहीं होती, यहाँ पर कहेंगे कि कोई अभिक्रिया नहीं होती है। ये बात आप याद रखना बेटा, ठीक है, कोई अभिक्रिया नहीं होती है। ओके, कोई अभिक्रिया नहीं होती है, ये पॉइंट क्लियर याद रखेंगे बेटा। जब किसी अधातु की तनु अम्ल के साथ क्रिया कराते हैं तो इसका मतलब आप याद रखना कि कोई रिएक्शन नहीं होती, दैट मीन्स ऑफ नो रिएक्शन। मतलब यहाँ पर क्या हुआ, हम यहाँ पर कह सकते हैं सर, जब अगर मैंने सपोज करो कोई अधातु ले ली, जैसे कार्बन, और भी ले सकते हैं धातु, कोई दिक्कत नहीं है, सल्फर भी ले सकते हैं। तो मैंने कार्बन की रिएक्शन कराई बेटा तनु अम्ल जैसे HCl हो गया, H2SO4 हो गया, ठीक है, HCl ले लो, H2SO4 ले लो, ये डाइल्यूट H2SO4, डाइल्यूट मतलब तन, तो ये क्या करेंगे बेटा, कोई रिएक्शन नहीं करेंगे, मतलब नो रिएक्शन। क्या इतनी बात समझ रहे हैं? नो रिएक्शन, कोई दिक्कत? चलिए आराम से आप समझ गए, इतना जल्दी से स्क्रीनशॉट लेते जाएंगे बेटा, साथ साथ समझते जाएंगे और नोट करते जाएंगे और वीडियो को लाइक भी करते जाएंगे, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेंगे प्लीज और शेयर भी करते जाएंगे वीडियो को। चलिए अब नेक्स्ट बढ़ते हैं बेटा, यहाँ पर देखेंगे अधातुओं की तन अम्लों के साथ क्रिया। अरे यार ये क्या कर रहा है यार विवेक। अब बेटा नेक्स्ट टॉपिक है हमारा अम्लराज या एक्वारेजिया। सर अम्लराज या एक्वारेजिया क्या है, ध्यान से समझेंगे, क्या किसे कहते हैं अम्लराज। तो एक बात याद रखेंगे, यहाँ पर पॉइंट ही आपको पता चल रहा है क्या है बेटवा, अम्लराज। अम्लराज मतलब ही क्या होता है इसका, वह अम्ल जो अम्लों पर राज करता हो, सीधी सी बात बेटा, अम्लों का राजा, क्या कहेंगे, अम्लों का राजा कहलाता है बेटा अम्लराज। क्या इतनी बात समझ में आ गई? एक छोटा सा पॉइंट आप याद रखिए, अम्लों का जो राजा होता है बेटा उसे क्या कहते हैं, अम्लराज कहते हैं। कोई दिक्कत? यहाँ पर अब मैं इसे 2D पॉइंट डेफिनेशन डिफाइन करता हूं, नजर सामने होनी चाहिए माय डियर। देखेंगे सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मतलब HCl के 3 भाग तथा सांद्र नाइट्रिक अम्ल HNO3 का 1 भाग विलयन को अम्लराज या एक्वारेजिया कहते हैं। क्या होता है बेटा, ध्यान से समझिए, यहाँ पर एक पात्र है, ये कोई बेटवा एक पात्र है, ओके, ये कोई पात्र है और इसमें हमने क्या किया, इसमें हमने बेटा HCl को मिला लिया, यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मिला लिया और इसके कितने भाग मिला लिए, तो बेटवा इसके 3 भाग मिला लिए। कितने भाग माय डियर, तो 3 भाग। उसके बाद हमने HNO3 लिया और HNO3 को भी मिलाया और HNO3 का बेटा हमने 1 भाग ले लिया, HNO3 और इसका हमने कितना भाग ले लिया, तो 1 भाग ले लिया। क्या इतनी बात समझ में आ गई बेटा? 1 भाग और 3 भाग का मतलब क्या है, यदि हमने HCl बेटा 3 चम्मच लिए तो HNO3 हमें कितना लेना होगा, 1 चम्मच। यदि हमने 3 किलोग्राम HCl लिया है तो HNO3 हमें 1 किलोग्राम लेना होगा। 3 ग्राम यदि हमने HCl लिया है तो 1 ग्राम हम क्या लेंगे माय डियर, HNO3 लेंगे। कोई दिक्कत यहाँ तक? आराम से समझ गए होंगे। सांद्र, यहाँ पर जो ये HCl देख रहे हैं वो कौन सा है बेटवा, तो सांद्र HCl है, ये बात आप याद रखना। ये कौन सा HCl है बेटवा, तो सांद्र HCl। और ये कौन सा बेटा मतलब HNO3 है, तो बेटा ये भी सांद्र HNO3 है। कोई दिक्कत यहाँ तक? सही है। नाइट्रिक अम्ल मतलब HNO3, नाइट्रिक अम्ल का फॉर्मूला क्या होता है, HNO3। तो याद रखना, जब सांद्र HCl के 3 भाग और सांद्र HNO3 मतलब नाइट्रिक अम्ल का 1 भाग को मिलाकर जो विलयन बनाया जाता है उसे ही हम क्या कहते हैं बेटा, अम्लराज या एक्वारेजिया कहते हैं।
इससे होता क्या है, तो एक बात याद रखोगे, ध्यान से समझोगे। आपने बेटा सुनार लोग देखे होंगे, सुनार जो होते हैं उन पर जब सोने चांदी का बेटा जब प्रोडक्ट सोने चांदी के जो होते हैं उनको धुलवाने जाते हैं तो उनके पास यही अम्लराज होता है, यही एक्वा रेजिया होता है। इन दोनों को मिलाकर क्या बन जाता है, तो ये अम्लराज बन जाता है, यही अम्लराज होता है। और उसी अम्लराज में वो क्या करते हैं, आपकी पायल वगैरह को लेकर उसमें डाल देते हैं। कुछ समय बाद वो आपको निकाल कर दे देते हैं, एकदम साफ हो जाती है, क्लीन कर देता है, बिल्कुल क्लियर। और उसमें बेटा याद रखना कि जो आपने सपोज करिए 250 ग्राम या 200 ग्राम की अपनी पायल दी हुई है, तो उसमें से उसका वजन घट के कुछ ना कुछ जरूर घट जाएगा, मतलब वजन घट जाता है उसमें से, उसकी पात्र में ही रह जाता है जिस पात्र में वो डालता है, अम्लराज में डालता है तो उसी पात्र में रह जाता है जिस पात्र में अम्लराज भरा हुआ होता है। तो समझ गए। सुनार जो है बेटा जी, आप जब धुलाते हैं उनसे चीज अपनी जो होती है सोने चांदी की, तो उनके पास उसमें रह जाती है वो चीज, तो उससे उनको बहुत ज्यादा फायदा होता है, बहुत ज्यादा बचत। धुलाई के भी पैसे ले रहे हैं, इधर आपसे वो उसमें भी बचा लिया। ऐसे ही गांव देहात में आपने देखा होगा, गांव देहात में फेरी वाले जो लोग आते थे कि अपनी पायल साफ करा लो, ये चीज साफ करा लो, तो वहां पर वो लोग साफ कराते, साफ सफाई के तो पैसे ले ही रहे हैं, ऊपर से उसमें वो चीज भी बचा के ले जा रहे हैं। ठीक है, तो ये बात याद रखना, कभी भी गांव देहात में नहीं साफ कराना चाहिए इस चीज से। इससे बढ़िया तो ब्रश व्रश और नींबू पानी वगैरह से अपना खुद साफ कर लेना चाहिए। ठीक है, तो क्या हो जाता है, थोड़ा वजन कम जाता है जब नाइट्रिक अम्ल और बेटा सांद्र HCl के विलयन में डाला जाता है, मतलब अम्लराज में इसे धुला जाता है। तो कोई दिक्कत, अम्लराज आपको समझ में आ गया। अम्लराज क्या होता है, तो बेटा याद रखना, सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl के 3 भाग और सांद्र नाइट्रिक अम्ल का 1 भाग का जो विलयन होता है उसे हम क्या कहते हैं, अम्लराज कहते हैं। कोई दिक्कत यहाँ तक, आराम से समझ गए अम्लराज किसे कहते हैं। याद रखना, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट डेफिनेशन है बेटा बोर्ड एग्जाम के लिए, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट डेफिनेशन है बोर्ड एग्जाम के लिए, इसे माइंड में जरूर याद आपको रखनी है। चलिए अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर देखेंगे बेटा एक क्वेश्चन है जो मैं आपसे पूछ रहा हूं, ध्यान से समझना। क्वेश्चन है बेटा, अम्लराज बनाने में सांद्र नाइट्रिक अम्ल तथा सांद्र हाइड्रोक्लोरिक का कितना अनुपात होता है। बेटा यहाँ पर ध्यान से समझ लेंगे, इसका जो रेशियो होता है अनुपात, और यहाँ पर देख लेते हैं अनुपात। अनुपात अनुपात क्या होता है इसका, तो बेटा अनुपात यहाँ पर रखेंगे, याद रखेंगे कि सांद्र नाइट HCl सांद्र HCl रेशियो सांद्र नाइट्रिक अम्ल मतलब HNO3। ओके, इसका जो रेशियो होता है, ये इसके कितने भाग ले रहे हैं, तो 3 भाग ले रहे हैं, और इसके कितने भाग ले रहे हैं बेटा, तो इसके ले रहे हैं हम 1 भाग। तो अनुपात कितना होता है माय डियर, 3:1। मतलब ये विलयन जो बनाया जाता है अम्लराज का, वो 3:1 के रूप में बनाया जाता है। तो ये बात याद रखना कि सांद्र HCl और सांद्र HNO3 का जो अनुपात होता है वो 3:1 होता है। यहाँ पर उसी आधार पर हमने एक क्वेश्चन पूछा है जो कि ये है, देखिए लिखा हुआ है, प्रश्न पहला है, अम्लराज बनाने में सांद्र नाइट्रिक अम्ल तथा सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का अनुपात कितना होता है। बेटा जब अम्लराज तैयार किया जाता है तो उसमें सांद्र नाइट्रिक अम्ल और सांद्र हाइड्रोक्लोरिक का अनुपात कितना होता है, तो बताइए जल्दी से, और कमेंट करिए बेटा, कमेंट बॉक्स में आंसर इसका बताइए। तब तक मैं आपको यहाँ पर एक चीज बताता हूँ, ध्यान से सुनना, एक चीज बताता हूँ, नजर सामने होनी चाहिए। तो देखिए बेटा, मैंने आपसे कहा कि एक पात्र है, ओके, इसमें हमने सबसे पहले क्या डाला, तो सबसे पहले हमने क्या डाला बेटा, HCl डाला। क्या डाला, HCl। इसके कितने भाग डाले, तो 3 भाग डाले। फिर उसके बाद क्या डाला बेटा, हमने HNO3 डाला। HNO3 के कितने भाग डाले, तो 1 भाग डाला। ठीक है, इतनी बात क्लियर। तो आप बताएंगे कि सर इन दोनों का जो रेशियो होता है वो 3:1 होता है, यानी कि 3:1 होता है। चलिए, तो इतनी बात अभी जस्ट हमने यही बताया। अब आप क्वेश्चन को समझिए बेटा, यहाँ पर पहले HCl दे रहा है और यहाँ पर दूसरी बार में बेटा HNO3 दे रहा है, लेकिन क्वेश्चन में इसने क्या कहा है सर, सांद्र नाइट्रिक अम्ल, मतलब पहले वो कह रहा है सांद्र नाइट्रिक अम्ल। इसी चीज को समझना ध्यान से, आंसर गलत नहीं करना है। और फिर उसके बाद कह रहा है सर सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, मतलब कहना है कि सर पहले उसने HNO3 लिया और फिर लिया उसने HCl, तब हमें बताना है कि इसका रेशियो कितना होगा,
आप बताइए HCl का कितना है 3 और HNO3 का कितना है बेटा 1, तो कितना हो जाएगा 1:3। क्या इतनी सी बात समझ में आ गई सब बच्चों को? बेटा बस ये देखिए क्वेश्चन किस हिसाब से पूछा है उसी हिसाब से आपको उसका आंसर देना है, समझ गए? तो इसका आंसर कितना हो जाएगा बेटा 1:3, मतलब प्रश्न नंबर 1 का जो आंसर होगा वो हमारा 1:3 हो जाएगा। ठीक है, इतनी बात क्लियर? चलिए ये बात याद रखना है कि पहले HCl है या फिर पहले HNO3 है, लेकिन माइंड में ये बात जरूर बिठानी है कि HCl के 3 भाग और HNO3 के 1 भाग लेते हैं। सही है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एक और क्वेश्चन आपसे करते हैं बेटा, प्रश्न नंबर 2। वह कौन सा पदार्थ है जो सोने व चांदी को गलाता है? बेटा वह कौन सा पदार्थ है जो सोने व चांदी को गलाता है? तो कौन सा पदार्थ है? अभी अभी जस्ट बताएं, जल्दी से आंसर दो, कमेंट बॉक्स में आंसर दो। वह कौन सा पदार्थ है जो सोने व चांदी को गलाता है? बेटा नजर सामने, जल्दी से आंसर। चलिए मैं आपको बता रहा हूं बेटा इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा अम्लराज, जो अभी अभी जस्ट बताए थे बेटा, अम्लराज या एक्वा रेजिया, अम्लराज या एक्वा रेजिया। ओके, अम्लराज या एक्वा रेजिया। अम्लराज या एक्वा रेजिया ये एक ऐसा पदार्थ है जो सोने और चांदी को गलाता है। कोई दिक्कत यहां तक, कोई प्रॉब्लम? जो मैंने अभी अभी आपको बताया था, सांद्र HCl अम्ल के 3 भाग और सांद्र HNO3 का 1 भाग लेकर बनाया जाता है। ठीक है, इतनी बात क्लियर? आंसर क्लियर बेटा? चलिए जल्दी से अब नेक्स्ट बढ़ते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट है हमारा प्रश्न नंबर 3। अम्लराज किन किन पदार्थों से मिलकर बना होता है? प्रश्न नंबर 3 है, अम्लराज किन किन पदार्थों से मिलकर बना होता है? तो आप सब बच्चों को पता है कि सर अम्लराज जो होता है वो सबसे पहला होता है बेटा हमारा HCl, सांद्र HCl। ओके, और दूसरा है बेटा यहाँ पर सांद्र नाइट्रिक अम्ल, सांद्र नाइट्रिक अम्ल मतलब HNO3। ठीक है, कोई दिक्कत? और ये बन जाता है यहाँ पर अम्लराज, अम्लराज। तो किन किन पदार्थों से मिलकर बना है? सांद्र HCl और सांद्र HNO3, सांद्र HCl के 3 भाग और सांद्र HNO3 का 1 भाग। कोई दिक्कत? इसलिए इसका जो अनुपात होता है, मैं बार बार बता रहा हूं बेटा, याद रखना, ये बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है अम्लराज का। ठीक है, इसका जो अनुपात होता है वो कितना होता है? 3:1 का अनुपात होता है। चलिए तो आज के लिए बेटा इतना ही, इससे आगे नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, एकदम स्मार्ट क्लास में देखेंगे इसी तरह और इससे भी बढ़िया तरीके से। तो वीडियो को बेटा लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को शेयर भी कर दीजिए। पढ़ते रहिए सभी बच्चे मन लगा के। जय हिंद, धन्यवाद।